दोस्तों नमस्कार। दोपहर मेट्रो डिजिटल टीवी के लिए मैं राजेश सिरोठिया। आज हम आपको एक ऐसी अजीम शख्सियत से परिचित कराने जा रहे हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। मध्य प्रदेश में जो अविभाजित था, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश एक था, तो मध्य प्रदेश के बहुत ही कद्दावर नेता के रूप में, कद्दावर मंत्री के रूप में पहचाने जाने वाले सत्यनारायण शर्मा जी हमारे साथ हैं। सर नमस्कार नमस्कार। सर जी। शर्मा जी, आपने छत्तीसगढ़ से आते हुए भी भोपाल में आपने अपना जो दबदबा और रुतबा दिखाया था जी। वो आज भी लोग याद करते हैं। देखिए, लोगों का स्नेह है। संसदीय कार्य मंत्री रहते हुए आबकारी विभाग और कई विभाग आपने संभाले। जी जी जी। तो आपने कैसा बॉन्डिंग जो थी आपकी जो लोगों के साथ में, वो आज भी बरकरार है? मतलब निश्चित रूप से जो स्नेह में कोई कमी नहीं है और वही रिश्ते काम आते हैं। और हमेशा रिश्तों को किसी भी चीज़ से तोला नहीं जाता। जो मित्र हैं वो मित्र हैं हमारे, और अक्सर सभी मित्र हैं। जबकि ये कहा जाता था कि जब ये मध्य प्रदेश से 2000 नवंबर में जब जी। अलग हो रहा था, छत्तीसगढ़ राज्य बन रहा था, जी। तो आपके मन में एक बड़ा मतलब जो एक विदाई का, एक अलग होने का, एक अलगाव का, एक बहुत दर्द आप समेटे हुए रायपुर आए थे। मुझे याद है उन दिनों की। बिल्कुल तो बिल्कुल। आपको कैसा लगता है कि आपने कैसा छत्तीसगढ़ देखा था, सोचा था, और आज वो किस स्वरूप में 25 साल अब होने को आ गए उसकी सिल्वर जुबली? छत्तीसगढ़ का जो स्वरूप होना चाहिए उसके बारे में सभी नेताओं ने कल्पना की थी, लेकिन ये कभी नहीं सोचा था कि जातिवाद या और भी दूसरी चीज़ें तकलीफ देगी, ऐसा सोचा नहीं था। और बीच में जातिवाद काफ़ी फैला, और जातिवाद के फैलने से भी कुछ नुकसान हुआ। तो ये एक थोड़ा सा डेवलपमेंट तो हुआ है, लेकिन डेवलपमेंट में करप्शन को अगर देखा जाए तो करप्शन भी हुआ डेवलपमेंट के साथ साथ। सरकार किसी की भी हो, ये बातें हुई हैं जो नहीं होनी चाहिए थी। ये एक पीड़ा सबके मन में भी है और रहेगी। तो एक वक्त था जब छत्तीसगढ़ का गठन हो रहा था, और उस समय श्यामाचंद्र शुक्ल जी, विद्याचंद्र शुक्ल जी जैसे कद्दावर नेता भी ब्राह्मण नेताओं में मौजूद थे। जी। लेकिन आपका एक अपना मुकाम था, दिग्विजय सिंह जी के आप बहुत ही करीबी नेता माने जाते हैं। लायल तो रहना चाहिए, पार्टी के प्रति लायल रहना चाहिए, नेताओं के प्रति लायल रहना चाहिए। एक जरूरी राजनीति में जरूरी रहती बात है। आपका भी नाम एक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में उभरा था। वो ठीक है, लोग चाहते हैं, वो बात होती है, लेकिन हमने बहुत ज़्यादा कोई महत्वाकांक्षा नहीं पाली। हाँ, वो जो पार्टी का आदेश निर्देश हुआ उसका पालन किया। तो आपको इस 25 साल के छत्तीसगढ़ में, और अब आप अगर मध्य प्रदेश की राजनीति को भी अगर जोड़ दें तो करीब 40 साल से आपका अनुभव हो गया। बिल्कुल। तो आप अब किस तरह से कंपैरिजन करते हैं एक विभाजित मध्य प्रदेश और एक अविभाजित मध्य प्रदेश? देखिए, अविभाजित मध्य प्रदेश में शांति थी और इतना क्राइम नहीं था बिल्कुल भी। अब क्राइम चरम सीमा पर है, रोज मर्डर हो रहे हैं, रोज चाकूबाजी हो रही है, रोज शिकायतें हैं, और करप्शन भयंकर है। तो ये जो स्वरूप छत्तीसगढ़ का नहीं होना चाहिए था वो दिखाई दे रहा है। और छत्तीसगढ़ के लोग बहुत अच्छे हैं। यहाँ के लोग बड़े शांति प्रिय हैं, बड़े, और एक दूसरे के प्रति बहुत ही अपार स्नेह रखते हैं, सम्मान देते हैं, सब ठीक है। लेकिन एक तो महंगाई से त्रस्त है, दूसरा कानून व्यवस्था बिल्कुल ही ढीली है। अगर इसकी शुरुआत तो अजीत जोगी जी के मुख्यमंत्री बनने के साथ ही शुरू हो गई थी, जो बीच में जी हुआ है, गलतियाँ हुई हैं, उन्होंने भी। अरे आपको मैं याद दिलाऊं एक बार, मैं लखीराम अग्रवाल जी जो बहुत ज़्यादा छत्तीसगढ़ बनाने के लिए बहुत आतुर थे,
एक बार उनसे मेरी बहुत लंबी चर्चा हुई थी, तो जी, जब जी। छत्तीसगढ़ बन गया तो उन्होंने एक बार कहा था, आज वो आज दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने जी। कहा था कि हमसे गलती हो गई। मैंने उनसे कहा था कि आप आधा स्टेट तो नक्सलाइटों को दे रहे हैं, नक्सलाइट्स के लिए, और अब हालांकि काफ़ी कमी आई है, खासतौर से जब अमित शाह ने वहाँ पर छत्तीसगढ़ में एक्शन चलाया है। छत्तीसगढ़, आपको क्या लगता है किस तरह से? दरअसल में वो बातें भी ठीक है, लेकिन बालाघाट, शहडोल आदि जो नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट हैं वो छत्तीसगढ़ में शामिल होने चाहिए। अमरकंटक जैसे है, होली प्लेस है हमारा, अमरकंटक का छत्तीसगढ़ से बहुत ज़्यादा लगाव है। ये एरिया छत्तीसगढ़ में नहीं आ पाया, इस बात का खेद हम लोगों को है। और जहाँ तक डेवलपमेंट का सवाल है, डेवलपमेंट हुआ है, डेवलपमेंट तो होगा, क्योंकि रेवेन्यू रिसीट जो है, राजस्व प्राप्तियाँ अच्छी हैं। अलग स्टेट बन जाने से रेवेन्यू खूब अर्जित किया, और वो रेवेन्यू केवल छत्तीसगढ़ के उपयोग में आ रहा, पहले पूरे मध्य प्रदेश के उपयोग में आता था, तो उसका बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं देता था। लेकिन अब डेवलपमेंट के मामले में छत्तीसगढ़ बहुत ठीक है। तो ये जो नई यहाँ पर राजधानी बनने के बाद एक कॉन्सेप्ट आया कि नई राजधानी बसाई जाए, जैसे भोपाल में भी हुआ था जब नई राजधानी बसी, जो एक नया भोपाल बसा था। जी जी। लेकिन वो नए भोपाल और पुराने भोपाल के बीच में इतनी दूरियां नहीं थी जितनी यहाँ मध्य प्रदेश में। तो आज तक वो एक मतलब जैसे कहते हैं घोस्ट सिटी बोलते हैं, एक अलग एक भूता टाइप का इलाका बन के रह गया है। वो दरअसल में गैप जो आ गया बहुत ज़्यादा, इसको भरने में कम से कम 15 साल लगेंगे एटलीस्ट, तब भी गैप फिलअप हो पाएगा, एक हो जाएगा तब। लेकिन दूरी तो है इसमें दो बंदी, लेकिन अवेलेबल लैंड अवेलेबल होनी चाहिए नई राजधानी के हिसाब से। जमीन होना चाहिए जहाँ अधोसंरचना के काम हो सके, नई राजधानी का स्वरूप दिखे, ऐसा होना चाहिए। और गुजरात में ये गांधीनगर जब से बना है, तब से लोग उसी धारणा में चले गए हैं, और उसी को देख देख करके अपना नया कैपिटल बनाते हैं। ये एक बात। हाँ, अब जैसे अब आंध्र प्रदेश की भी राजधानी अलग ही बन रही है ना, तो ये बात आपका कहना सही, लेकिन इतनी दूरियां भी ना हो जाए कि वो लोग अप्रोच के बाहर हो जाए। अप्रोच के बाहर। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ये जो अभी 4 चीफ मिनिस्टर छत्तीसगढ़ ने 25 साल में देखे, अजीत जोगी, फिर उसके बाद में रमन सिंह। पहली बार लोग मजाक में कहते कि आधा समय रमन सिंह का रहा, आधा अमन सिंह का रहा। और फिर भूपेश बघेल की सरकार आई, और अब विष्णुदेव की सरकार है। तो जी जी। कई लोग अभी, अब जब मैं रायपुर आता हूँ, क्योंकि मेरा आप जानते हैं छत्तीसगढ़ से 1990 से ही लगा रहा, लगातार कवरेज करता रहा मैं। जी जी। तो लोग कहते हैं कि पता नहीं यहाँ कौन राज चला रहा है। आपको क्या लगता है? देखिए, चीफ मिनिस्टर बहुत सीधे हैं, सज्जन हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन हुकूमत पर नियंत्रण रखना और जन उपयोगी निर्णय लेना। अच्छा, ठीक है शुक्ला जी, ठीक, थैंक यू। थोड़ा तो ये थोड़ा सा ये नियंत्रण में रखने की बात। कोई कहता है कि ओपी चौधरी मुख्यमंत्री हैं, असली मुख्यमंत्री तो ओपी चौधरी हैं, जो IAS से नौकरी छोड़ के। ये रूमर भी हो सकती है, लोगों को बदनाम भी करने का तरीका हो सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री तो विष्णुदेव साई हैं, और सरल हैं, सीधे हैं, किसी बहुत ज़्यादा किसी झंझट में पड़ते नहीं हैं। एक अच्छा ही है उनमें, और आदिवासी नेता हैं, तो आदिवासियों के वेलफेयर के लिए सोचते हैं। नक्सलाइट के फ्रंट पे जो अमित शाह या केंद्रीय मंत्री के रूप में जो दावा कर रहे हैं कि 26 मार्च 2026 तक वो नक्सलवाद का देश से सफाया कर देंगे, तो
छत्तीसगढ़ तो जब आया था 2000 में बना था, तो अपने साथ विरासत में साथ में नक्सलवाद को लेके आया था। फिर उसके बाद में और बड़ा, इतना बड़ा कि कांग्रेस के कई नेता भी देखिए सेंट्रल झीरम में घाटी कांड में चले गए। सेंट्रल में कांग्रेस सरकार नहीं थी, हम्म, और ये अभी इस वक्त सेंट्रल में कांग्रेस सरकार है, यहाँ बीजेपी की सरकार है, तो ये सेंट्रल में बीजेपी की सरकार है, हम्म, तो दोनों सरकारों ने मिलकर के जो निर्णय लिया वो ठीक ही था। नक्सलवाद कम हुआ है, आत्मसमर्पण हुए हैं, तो ताकत लगी, और कितनी बटालियन लगी है, हाँ निश्चित रूप से। यहाँ तक मुझे मेरा अनुमान है 300 बटालियन लगी होंगी। तो ये तो शुरू से माना जाता था कि छत्तीसगढ़ की जो यहाँ की फोर्स है, हाँ उसके बूते की नहीं है नक्सलवाद से निपटना। हाँ, हाँ। इसलिए केंद्र की मदद जो है जी जी समय समय पर हुई। मनमोहन सिंह के समय में भी ऐसा नहीं है कि नहीं आई थी, हाँ जी, लेकिन उतना नहीं था। अब लेकिन ये जो अमित शाह ने जो संकल्प लिया है, इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, तो नक्सलवाद को समाप्त करने की बात जो कर रहे हैं, ये बहुत से लोगों ने आत्मसमर्पण भी किया है, और ये ठीक बात है। ठीक बात को कहने में कोई दिक्कत नहीं है। उनका संकल्प है तो मजबूत संकल्प है, और उन्होंने किया भी है। उनके पास साधन भी हैं, और सैनिक बल भी है, और बटालियंस काफ़ी भेजी हैं, और काफ़ी इमदाद की है, और काफ़ी मदद की है, इसलिए ये कामयाब हुए। ये जो छत्तीसगढ़ में नक्सलाइट की प्रॉब्लम की बात है, आपके कई नेता शहीद हुए छत्तीसगढ़ के हाँ, ये बहुत आज तक ये रहस्य नहीं सुलझ पाया कि किसके कहने पे हुआ, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। हाँ, ये थोड़ा सा दुखदाई बात है। नंद कुमार जी जबकि पटेल उस समय यूपीए की सरकार जी थी, जी यूपीए की सरकार थी, एनआईए भी उनकी अजीत टीम जोगी आई जी थी। का कार्यकाल था। नहीं, कार्यकाल तो रमन सिंह का था, लेकिन अजीत जोगी के बाद झीरम घाटी कांड हुआ 13 में। झीरम घाटी का कांड हुआ ना, हाँ, उसके रमन सिंह का कार्यकाल था, और तो बड़ी दुखदाई घटना घटी, जिसका लेकिन आज तक एनआईए की टीम भी आई आज थी ना तक- दिल्ली से, जब यूपीए में मनमोहन सिंह की सरकार थी, लेकिन हाँ, वो खोज नहीं पाई कुछ। खोज नहीं पाए वो लोग। क्यों, ऐसा क्यों लगता है? कुछ राजनीतिक कारण थे या कुछ चीजों को दबाने नहीं, की कुछ मंशा? कहा नहीं जा सकता इस बारे में, क्योंकि ये पहली रही है, और आज भी हम लोग कहते हैं कि झीरम घाटी का अभी तक फैसला, न्याय नहीं मिला लोगों को। तकलीफ तो है, इतने नौजवान मारे गए, इतने, और दिनेश पटेल जी जो नंद कुमार पटेल जी के बेटे थे, इनोसेंट थे, वो तो कोई मतलब नहीं था, उनकी भी हत्या की गई। महेंद्र कर्मा जैसे जाबाज कार्यकर्ता और नेता, वो शहीद हो गए। नंद कुमार जी पटेल जो हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट थे, वो शहीद हो गए। उनकी कुर्बानी को भूल नहीं सकते हम लोग। ये तो आपको लगता है कि ये कहीं नक्सलाइट से जो है, आपके कांग्रेस के ही कुछ नेताओं की कोई अंदरूनी मिली भगत थी कि उनके इशारे पे हुआ वो? देखिए, ये मैं तो नहीं कह सकता, लेकिन गुत्थी तो है, गुत्थी सुलझनी चाहिए, सुलझ नहीं पा रही है। ये इस सरकार की जिम्मेदारी, इस सरकार को करना चाहिए। कम से कम खुलासा तो हो कि ये घटना किस तरह से हुई, क्यों हुई। क्योंकि बहुत सारे सवाल उठे थे उस समय, अब तक जो आज तक अनुत्तरित वो अभी भी उनका कोई जवाब नहीं मिल पाया है। तो अब आपने तो, और सीबीआई ने ही इसकी एनआईए ने इसकी जांच पड़ताल करने का जिम्मा लिया था। तो क्या मतलब क्या वो जांच कहाँ पहुंची, कुछ आपको अंदाजा है? कुछ मालूम नहीं, कुछ पता ही नहीं चल रहा उसका, और न कोई शासन की तरफ से कोई जानकारी आ रही है। अच्छा, ये बीच में एक कालखंड आया जब छत्तीसगढ़ की जनता ने बहुत प्रचंड बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनाई। तब एक बात हुआ कि भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव आधे समय के लिए मुख्यमंत्री बनेंगे, ये विवाद में घिरी रही। फिर वो एक बहुत बड़ा सट्टा कांड हुआ, भूपेश बघेल के समय कई ज़मीनों को लेके भी गड़बड़ियाँ, अनियमितताओं के आरोप लगे। तो ऐसे क्या हुआ कि इतने बम्पर मेजॉरिटी से कि 90 में से आपकी 66 सीटें जीती, और आप फिर आपने भाजपा को हाथ में सत्ता? देखिए, इसकी समीक्षा तो हाईकमान
करता है, किया होगा, लेकिन हम लोग इस बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं। लेकिन आज भी ये है कि नुकसान बहुत हुआ। हाँ, लेकिन भूपेश बघेल तो आज भी राहुल गांधी की आंखों के नूर हैं। हाँ है, तो जो फाइटर तो है, संघर्ष करना तो जानते हैं भूपेश बघेल, संघर्ष किया उन्होंने, आज भी कर रहे हैं। लेकिन अब तो नेता प्रतिपक्ष के रूप में चरणदास महंत यहाँ पर हैं। तो ये देखिए, ये तो पार्टी ने जो तय किया और पार्टी जो तय करती है उसको हम लोग सब स्वीकार करते हैं। चरणदास महंत नेता प्रतिपक्ष हैं, कदावर नेता हैं वो भी, और बाकी का तो सभी लोग मिलकर के सामूहिक रूप से जिम्मेदारी निभा रहे हैं। पिछले दिनों मैंने पिछली बार मैं आया था तो चरणदास महंत जी से भी इंटरव्यू किया था। जी तो वो वो कह रहे थे एक नेता प्रतिपक्ष के रूप में भी मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि सरकार कौन चला रहा है, कि सरकार की कमान असली कमान किसके हाथ में है। दिल्ली से कठपुतली किस तरह चल रही है, या ओपी चौधरी चला रहे हैं या ब्यूरोक्रेट चला रहे हैं, विष्णुदेव साय कहीं नजर नहीं आते हैं। विष्णुदेव साय सीधे साधे आदमी हैं, मेरा ख्याल है वो बहुत पीछे रह काम करने वाले हैं, सामने नहीं आते, उनको बहुत ज्यादा कोई उन्हें ओपनर बल्लेबाज के रूप में इच्छा नहीं उनकी। ओपनिंग बल्लेबाज के रूप में उन्हें ओपी चौधरी को उतार रखा है। मतलब कह नहीं सकते क्या है, वो तो उनकी पार्टी का मामला है, वो बता पाएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री तो विष्णुदेव साई कहलाएंगे आखिर। नहीं, जबकि आपके साथ में समकालीन ब्रजमोहन अग्रवाल जैसे, प्रेम प्रकाश पांडे जैसे कद्दावर नेता भी थे बीजेपी, लेकिन वो आज जो हाशिए पे चले गए हैं। उनको क्यों ऐसा क्यों हुआ? कि उनकी पार्टी का आंतरिक मामला है, इसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा कहना नहीं चाहता, लेकिन नहीं, आप मध्य प्रदेश ही नहीं छत्तीसगढ़ की भी राजनीति से रग रग वाकिफ हैं। आप भले ही भूले ना, लेकिन एक जिम्मेदार एक छत्तीसगढ़ के नागरिक होने के नाते या एक सच्चे कांग्रेसी होने के नाते तो आप दो शब्द बोलिए। अब ये सबका विकास, सबका साथ कहते जरूर हैं, लेकिन कितना साथ और कितना विकास ये एक पहली है, और इसलिए ये अच्छे लोग थे, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने कभी भी किसी से राग द्वेष नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद भी अब उनको बृजमोहन जी को चुनाव लड़ा दिया सांसद का, अननेसेसरी। वो अच्छे भले खासे यहाँ काम करते थे, अब वो दिल्ली है। यानी कहते हैं कि आजकल की जो दिल्ली क्या है वो बिल्ली बन गया, मतलब ऐसा भी लोग बोलते हैं कि नहीं, वहाँ भी दिल्ली में भी वो काफ़ी चर्चा करते हैं। देखिए, जो लोग अच्छे हैं उनको कहना पड़ेगा अच्छे हैं, और जो लोग खराब है भले उनको खराब मत कहिए, अच्छा नहीं कहेंगे तो भी काम चल जाएगा। ये आपने बहुत ही डिप्लोमेटिक जवाब दिया इस बात का। खैर, सत्यनारायण जी से कभी एक बार फिर रूबरू होंगे, और बिल्कुल बहुत सारी ऐसी चीज़ों आप, मुझे लगता है कि आपको एक किताब लिखना चाहिए, क्योंकि आपने मध्य प्रदेश को भी उतने ही करीब से देखा है जितना। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। नमस्कार।